नमस्कार बच्चों। देखो आज हमारी जो क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लास। अपना जो पहला पेपर है वो है मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। मैकेनिक्स का अर्थ क्या होता है? यांत्रिकी। सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि यांत्रिकी होता क्या है। यांत्रिकी देखो सीधी सी बात है, फिजिक्स पढ़ रहे तो ये किसकी शाखा है? फिजिक्स की, यानी कि भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें स्थिर अवस्था एवं गति अवस्था का अध्ययन करते हैं कि कणों की स्थिर अवस्था का और कणों की गति अवस्था का हम जिसमें अध्ययन करेंगे वो क्या होती है? यांत्रिकी होती है। ठीक है, इसका जो अपना पहली यूनिट है इसकी वो है निर्देश तंत्र एवं भौतिकी के नियम। तो हम शुरुआत करते हैं आज निर्देश तंत्र से कि निर्देश तंत्र होते क्या है। निर्देश तंत्र हमने पहली क्लास पिछली क्लास मतलब 11th क्लास में भी पढ़ा था। निर्देश तंत्र होता क्या है, अब यहां पर पढ़ते देखो निर्देश तंत्र का जब भी नाम आ गया तो निर्देश तंत्र होता क्या है। मान लो अपने पास दो अवस्थाएं हैं, एक है स्थिर अवस्था और दूसरी है गति अवस्था। एक तो हो गई स्थिर अवस्था और दूसरी हो गई गति अवस्था। इनका पता कैसे चलेगा कि स्थिर अवस्था कौन सी है और गति अवस्था कौन सी? ठीक है, तो स्थिर अवस्था और गति अवस्था इनको दर्शाने के लिए, इनको प्रदर्शित करने के लिए जिस निकाय का या पिंड का उपयोग किया जाता है वो होता है निर्देश तंत्र। क्या होता है वो? निर्देश तंत्र होता है एक ऐसा निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष कण की स्थिर अवस्था और गति अवस्था को दर्शाते हैं। यानी कि एक ऐसा निकाय जिसके द्वारा या जिसके सापेक्ष बिना उसके हम उसको नहीं दर्शा सकते, मतलब जिसके सापेक्ष का मतलब कि बिना उसके नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या होगा? ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिर अवस्था और कण की गति अवस्था को दर्शाया जाए क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। जो निर्देश तंत्र अपना होता है ये दो प्रकार का होता है कि निर्देश तंत्र अपने कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला जो निर्देश तंत्र होता है वो अपना होता है जड़त्वीय निर्देश, और दूसरा जो होता है वो होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। पहला तो हो गया जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा कौन सा हो गया? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब हम बात करते हैं पहला जो अपना है वो है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र हमने भी पढ़ा है कि क्या होता है, जिसके सापेक्ष हम क्या दर्शाते हैं? स्थिर अवस्था और गति अवस्था को। कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब बात करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। बेटा देखो जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है ये एक ऐसा निर्देश तंत्र होता है जिसमें न्यूटन की गति का प्रथम एवं द्वितीय नियम लागू होता है। एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें जो न्यूटन है उसने गति के 3 नियम दिए थे, उन तीनों नियमों में से पहला और दूसरा नियम जिसमें क्या हो जाए? लागू हो जाए। इसके अलावा
जो बाह्य बल है वो कितना हो जाए, शून्य हो जाए। यानी कि F बाह्य जो अपना है ये कितना हो, 0 हो। यानी कि कण पर बाहर से कोई भी बल नहीं लगाया जा रहा। इसके अलावा जो उसका कण का त्वरण है वो भी कितना हो, 0 हो। यानी कि एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें गति का पहला और दूसरा नियम लागू हो। इसके अलावा उस पर कोई भी बाहर से बल नहीं लगाया गया हो और इसके अलावा उसका त्वरण भी कितना हो, 0 हो। तो ऐसा जो निर्देश तंत्र होता है वो कौन सा होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो, तो देखो इसके एग्जाम्पल होगा एक समान चाल से गतिशील वस्तु। कि एक ऐसी वस्तु जिसकी चाल कैसी है, एक समान, समय के साथ उसकी चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी वस्तु हमेशा कौन से निर्देश तंत्र का उदाहरण होगी, जड़त्वीय निर्देश तंत्र का उदाहरण होती है। अब दूसरा जो अपना है वो है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। देखो कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता क्या है। देखो एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें गति का प्रथम व द्वितीय नियम लागू नहीं होते। यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में तो दोनों नियम लागू होते थे, लेकिन अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में गति के का जो पहला और दूसरा नियम है वो लागू नहीं होते या लागू नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा इसमें देखो बाह्य बल, इसमें भी कितना होता है, शून्य होता है। मतलब दोनों ही निर्देश तंत्रों में कण पर कोई भी भार से बल नहीं लगाया जाता है, लेकिन जो इसका त्वरण होता है वो शून्य नहीं होता है। यानी एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसका त्वरण शून्य ना हो, उस पर भार से कोई बल नहीं लगाया गया हो और जिसमें न्यूटन की गति का पहला और दूसरा नियम लागू नहीं होता हो, वो कौन सा कहलाता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। देखो जड़त्वीय और अजड़त्वीय दोनों में समानता तो एक है, और वो क्या है कि दोनों में ही बाह्य बल नहीं लगता है, लेकिन इसके अलावा दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत है। जड़त्वीय में न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसका त्वरण शून्य होता है लेकिन इसका त्वरण शून्य नहीं होता है। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होता है असमान चाल से गतिशील वाहन। यानी कि एक ऐसी वस्तु या वाहन जो असमान चाल से गतिशील होगा, मतलब समय के साथ उसकी चाल में परिवर्तन होगा, वो किसका उदाहरण होगी, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का उदाहरण होगी। अब इसके बाद बात करते हैं जो अपना अगला टॉपिक है, वो है निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। तो कोई इसको समझने के लिए हम दो निर्देश तंत्र लेते हैं। माना अपने पास पहला जो निर्देश तंत्र है ये है, ये कार्तीय निर्देश तंत्र है जिसमें 3 अक्ष होते हैं, ये इसका मूल बिंदु हो गया। ठीक, यहां पर एक कण है P जिसकी इस बिंदु से जो स्थिति है वो R
सदिश है। इस सदिश इस मूल बिंदु से कितना हो गया, इसका आर हो गया। अब हम बात करते हैं एक और अन्य निर्देश तंत्र, माने ये एस निर्देश तंत्र था तो अगला कौन सा होगा, एस डैश ले लिया इसको हमने। ये एक निर्देश तंत्र है, ये भी एक कार्तीय निर्देश तंत्र है, एक्स डैश वाई डैश और जेड, ये होगा इसका मूल बिंदु ओ डैश। इसी कण P की अब हम किसमें स्थिति निकालते हैं, इस दूसरे निर्देश तंत्र में स्थिति निकालते हैं, माने इसमें आई आर डैश सदिश। ठीक है, तो एक कण की या एक वस्तु की या एक निकाय की भिन्न भिन्न निर्देश तंत्रों में हम क्या निकालते हैं, स्थिति निकालते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न निर्देश तंत्रों में उसके प्रेक्षण लेते हैं और इन दोनों प्रेक्षणों के मध्य क्या स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तो इन दोनों प्रेक्षणों के मध्य संबंध स्थापित करने का जो समीकरण होगा वो क्या कहलाता है, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाता है। ठीक है, कि यानी कि किसी एक निकाय या एक वस्तु का भिन्न भिन्न निर्देश तंत्रों में हम क्या करते हैं, प्रेक्षण लेते हैं और उन प्रेक्षणों के मध्य क्या स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तो उस संबंध को स्थापित करने के लिए जिस समीकरण की आवश्यकता होती है वही अपनी क्या कहलाती है, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाती है। अब देखो इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो होता है स्थानांतरित निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। किसकी बात करते हैं हम, स्थानांतरित निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। देखो बेटा हमने अभी अभी पढ़ा है कि रूपांतरण समीकरण होता क्या है कि एक ही बिंदु होगा या एक ही वस्तु होगी, उस एक ही वस्तु का हम दो अलग अलग निर्देश तंत्रों में क्या निकालेंगे, उसकी स्थिति निकालेंगे, उसका वेग निकाल लो या उसका त्वरण निकाल लो और उनमें क्या स्थापित करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, तो वो कौन सी होगी, रूपांतरण समीकरण। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्थानांतरित निर्देश तंत्र का मतलब क्या हुआ, कि वो निर्देश तंत्र पहले एक जगह पर था, उससे उसको दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दिया, मतलब वो गति नहीं कर रहा लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको जाकर रखा गया है। दूसरे स्थान पर भी वो कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में भी। माना जो पहले निर्देश तंत्र था अपना वो S था, ये X Y और Z ये हो गया इसका मूल बिंदु। अब इसको स्थानांतरित कर दिया गया और स्थानांतरित करने के पश्चात भी माना ये यहां पर आ गया इस जगह, और माना अब ये निर्देश तंत्र कौन सा हो गया, S डैश हो गया। तो इसके लिए X डैश Y डैश और Z। कण था अपने पास एक, माने कण है बिंदु P पर स्थित। कहां पर स्थित है कण अपना, बिंदु P पर। तो इस बिंदु P की इस O के सापेक्ष जो स्थिति है अभी अभी हमने दर्शाई थी कितनी है, R। इस P की O डैश के सापेक्ष जो स्थिति है वो कितनी है, R डैश सदिश। इन दोनों की दिशा कहां पर होगी, आगे की तरफ होगी क्योंकि आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं इस S और S डैश की। S और S डैश की जब बात करें, देखो इन दोनों के मध्य में भी विस्थापन, इसकी स्थिति में भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। और माना इसकी स्थिति O और O डैश के बीच की जो स्थिति है वो अपनी कितनी है, ये हो गई O और डैश के बीच की स्थिति माना कितनी है, R0। कितनी स्थिति है ये, R0 है। अब यहाँ पर देखो इसकी दिशा O से आगे की तरफ गया है, O डैश की तरफ, तो इसकी दिशा भी कौन सी हो गई, O से O डैश की तरफ होगी। अब यहाँ पर देखो अपने पास एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज O डैश P, O डैश और P, ये अपने पास एक त्रिभुज बन गई ये वाला। ठीक, इस त्रिभुज में हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था
त्रिभुज सदिश नियम। त्रिभुज सदिश नियम क्या होता है? त्रिभुज सदिश नियम कि भाई माना अपने पास दो सदिश हैं, उन दोनों सदिशों को हमने क्या किया, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं पर, वो दोनों भुजाएं भी कैसी हैं? क्रमागत हैं। उन क्रमागत भुजाओं पर हमने उसको क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो जो तीसरी भुजा त्रिभुज की बचेगी, जो विपरीत भुजा है, वो हमेशा परिणामी सदिश को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? वो परिणामी सदिश को दर्शाती है। तो यहाँ पर देखो, ओ से ओ डैश पर कहां पर गए? आगे की तरफ। ओ डैश से पी पर कहां पर गए? आगे की तरफ। और ये ओपी, इन दोनों की कैसा है? विपरीत। मतलब ओपी किसको दर्शाएगा? परिणामी सदिश को दर्शाएगा। तो यहां पर नियम लगाओ, नियम के अनुसार क्या होगा? ओ डैश आगे की तरफ प्लस में ओ डैश पी, ये भी कहां पर है? आगे की तरफ। और बराबर किसके होगा? हमेशा विपरीत के। और विपरीत कौन सा है? ओपी। हो गया। यही होता है त्रिभुज सदिश नियम। अब यहां पर देखो, ओ डैश का मान कितना है? R0। स्थिति है किस किस के बीच की? S और S डैश के बीच की। इसके अलावा O डैश P का मान कितना है? R डैश है। ये स्थिति है बिंदु P की किसके सापेक्ष? S डैश के सापेक्ष। बराबर OP का मान कितना है? R सदिश। ये स्थिति है इस बिंदु P की किसके सापेक्ष? S के सापेक्ष। यदि हम यहां से R डैश का मान निकालें तो R डैश का मान कितना हो जाएगा? R माइनस R0। यहां पर R डैश स्थिति S डैश के सापेक्ष, R बिंदु P की स्थिति S के सापेक्ष, और R0 दोनों निर्देशांकों के बीच का क्या है? विस्थापन हो गया। हुआ नहीं हुआ? मतलब दोनों निर्देशांक फिलहाल कैसे स्थिर है? यहां से ये यहां पर स्थानांतरित हो गया, लेकिन फिलहाल कैसा है? स्थिर है। ये दर्शाता है विस्थापन के रूपांतरण समीकरण को। इसको दर्शाता है विस्थापन के रूपांतरण समीकरण को। यदि हम इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दें, t के सापेक्ष इसका क्या कर दो? अवकलन। तो क्या होगा? देखो, d r डैश अपोन में dt। इस तरफ क्या होगा? d अपोन में dt r माइनस R0। हो गया। माइनस का निशान मतलब दोनों का कैसा कर दो? अलग अलग कर दो। डी आर डैश अपोन में dt बराबर डी आर अपोन में dt माइनस में डी R0 अपोन में। बेटा ये आर डैश किसको दर्शा रहा था? स्थिति को, मतलब एक तरह से विस्थापन को। और विस्थापन का जब भी हम किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं? समय के सापेक्ष, तो क्या बनता है? वो वेग बनता है। यानी कि विस्थापन का समय के सापेक्ष किया तो ये क्या बन गया? वेग बन गया। और भाई S डैश का था तो इसको किससे लिख दिया? V डैश से लिख दिया। अब आगे बात करते हैं बराबर। ये भी R विस्थापन है, S के सापेक्ष है, इसका भी समय के सापेक्ष क्या किया? अवकलन। तो ये भी क्या बना? वेग बना। और इसका वेग भी कितना हो गया? v हो गया। अब बात करते हैं R0। ये जो स्थिति है R0, ये फिलहाल कैसी है भाई? एक जगह से दूसरी जगह गया, तो ऐसी स्थिति में ये तो नियत है भाई, इसमें परिवर्तन थोड़ी होगा। अभी यहाँ पर स्थिर हो गया तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये नियत हो गया। और नियत का अवकलन कितना होता है? यानी कह दूं नियतांक का अवकलन कितना होता है? 0। तो dr0 अपोन में dt का अवकलन कितना हो गया? 0। तो यहां से v डैश बराबर किसके आ गया? ये कहलाता है वेग का रूपांतरण समीकरण। अब हम आगे देखते हैं, विस्थापन का निकाल दिया और किसका निकाल दिया? वेग का। अब यदि हम इसका पुनः t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो का अवकलन क्या आएगा अपने पास? dv डैश अपोन में dt बराबर dv
अपॉन में dt। वेग का जब समय के सापेक्ष अवकलन होता है तो वो किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर। तो क्या आएगा? त्वरण हो गया a डैश और ये भी त्वरण है, क्या हो गया a, और ये कहलाता है त्वरण का रूपांतरण समीकरण। इसका मतलब देखो यहां से क्या समझ में आया अपने कि जब भी एक निर्देश तंत्र को हम स्थानांतरित करते हैं, एक स्थान से कहां पर लेकर जाते हैं? दूसरे स्थान पर, तो उसके विस्थापन के मान में क्या होता है? देखो विस्थापन बदल गया, बाद में विस्थापन वो कम हो गया पहले की तुलना में, हुआ नहीं हुआ? तो उसका विस्थापन है वो परिवर्तित होगा। वेग देखो, वेग परिवर्तित हुआ नहीं हुआ? इसके अलावा त्वरण परिवर्तित हुआ नहीं हुआ? मतलब जब भी एक निर्देश तंत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं तो उसके विस्थापन में तो परिवर्तन होता है, जबकि उसका वेग और त्वरण कैसे रहते हैं? दोनों निर्देश तंत्रों के लिए समान रहते हैं, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बेटा, आया इतना समझ में? अगला जो टॉपिक होगा अपना वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।